गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इतिहास, जो सामाजिक विज्ञान का पहला भाग है। इतिहास इतिहास में लेसन नंबर 1। देखिए, इसमें 5 अंकों का लेसन दिया गया है। इसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 4 अंकों का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें बड़े निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उसमें अथवा भी आता है। आज हम पढ़ेंगे स्वर्णिम भारत। इसके प्रारंभ से जहाँ शुरुआत हुई है इतिहास के, तो प्रारंभ से हम 1206 ईस्वी तक के बारे में इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर्णिम भारत नाम से ही पता लगा है, सोने जैसा भारत। जैसे आपने सुना होगा नाम कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, तो उस युग को स्वर्णिम भारत कहा जाता है, सोने की चिड़िया। तो देखिए, हम इस इतिहास में जानेंगे कि भारत की संस्कृति बहुत ही गौरवशाली रही है। ये कहते हैं कि भारत को विश्व के गुरु के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको पता है, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ, चरक नामक शल्य चिकित्सक, ऐसे बहुत से विद्वान हुए हैं, जिनके कारण से भारत को अन्य देशों का गुरु कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने सुना होगा वसुदेव कुटुंबकम। ऐसे हमारी संस्कृति है, जिसमें कहा जाता है संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। ऐसी भारतीय संस्कृति है। तो बच्चों, संस्कृति देखिए क्या होती है। संस्कृति की संस्कृति को वैसे संस्कृत में सम प्लस क्रय धातु से बनी है, और इसमें संस्कृति का हिंदी अनुवाद होता है अच्छे आचरण अच्छे गुणों वाला। तो देखिए, अच्छे आचरण और अच्छे गुणों वाला, जो उत्तम गुण होते हैं, उत्तम गुण धारण करते हैं, वो संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय संस्कृति उत्तम गुणों से युक्त है। इस प्रकार संस्कृति के नाम पर प्रमुख है हमारे यहाँ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी संस्कृति की 2 विशेषताएं आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली संस्कृति की विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, ऐसा हमारी संस्कृति के लोग मानते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसमें हम ये कहते हैं कि सभी का कल्याण हो और स्वास्थ्य की कामना हो। ऐसे हमारी संस्कृति के विचार हैं, ऐसे हमारे आदर्श हैं। तो देखिए, हमारी संस्कृति विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है, लोग इसको जानते हैं दूर दूर तक। तो हमारे भारतीय प्रदेशों को समुद्र पार द्वीपांतर भी कहा जाता था। द्वीपांतर उसे कहा जाता है कि यहाँ तीनों ओर हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसलिए इसको विश्व में द्वीपांतरण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ साहसी वीरों की, ज्योतिषों की और नीति शास्त्र और संगीत की प्राचीन सभ्यताएं रही है, जिस कारण से भारत का विश्व में नाम जाना जाता है। ये कहते हैं कि यहाँ पर हर कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों में, व्यापार में, अन्य स्थितियों में हमारी प्रशंसा रही है विदेशों में। इस कारण से हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इतिहास में प्रारंभ में क्या क्या चर्चा होती है, तो हम आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे इसमें से, तो आपके बहुत सही तरीके से समझना होगा। देखिए, भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था, कि प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था और इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो उस काल को स्वर्णिम भारत के नाम से जाना जाता है, जो प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक रहा। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना हमारी संस्कृति की विशेषता रही है, कि हम संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानते हैं। जहां आपने संस्कृत में श्लोक पढ़ा होगा वसुदेव कुटुंबकम, तथा सभी के कल्याण तथा स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जिसमें आपने संस्कृत में पढ़ा होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी ये हमारे दो विशेषताएं हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति के आदर्श रहे हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि भारतीय संस्कृति के 2 आदर्श स्वरूप कौन से हैं, 2 आदर्श विशेषताएं कौन सी है, तो आपको कन्फर्म करना है। पहली है वसुधैव कुटुंबकम
और दूसरी विशेषता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी हम संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। दूसरी विशेषता, हम सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना करते रहते हैं। अब देखिए उत्खनन, यानी कि प्राचीन काल के खनन कार्य से या कुछ इतिहास की बातों को जानने के लिए कुछ गहरे खड्डे खोदे गए, जिसको उत्खनन कहा गया है। पुरातात्विक प्राचीन अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है। नोट कीजिए, द्वीपांतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है 1 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत। तो समुद्र से दूर भारतीय इन प्रदेशों को द्वीपांतरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय बर्मा देश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुंचे और वहां अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। आपको पता है हमारे सिंधु नदी जो प्रमुखतः आज पाकिस्तान में है, तो सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है कि 6000 वर्ष पहले ही हमारी सिंधु नदी में ये प्रमुखतः जहाज चलते थे। भारतीय जल व थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे और वहां के निवासियों को अपने धर्म व संस्कृति से परिचित कराया। ये हमारे भारतीय लोग जल और थल मार्ग से विदेशों में गए और हमारी संस्कृति से लोगों को अवगत कराया। हमारे यहाँ बहुत से बड़े बड़े व्यापारी थे जो विदेशों में उनको जाना जाता था। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र में, नीति शास्त्र में, संगीत व वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। कहते हैं कि सिंधु नदी और सरस्वती नदी, इन रामायण और महाभारत का काल, ये सारे संस्कृति का ये जो विशेषताएं हैं ये स्वर्णिम काल के नाम से जानी जाती है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कर्ष सभ्यता है। रामायण और महाभारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है कि हमारे जो महाजनपद हैं, जो लोगों के द्वारा कार्यों को संचालित किया जाता था, शासन किया जाता था, तो महाजनपद काल रहे हैं वो 2 तरह से बताए गए हैं कि उनकी विशेषता रही है। एक तो गणतंत्रात्मक, यानी लोगों के द्वारा लोकतंत्र का शासन बताया जाता है और संविधान के अनुसार नियम बनाए जाते थे और उन्हीं के अनुसार शासन किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों पर अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था कि हमारे यहाँ लोहा उद्योग पहले ही विकसित हो गए थे। जिसे आपने नाम सुना होगा कि दिल्ली में जो लोहा स्तंभ है, कुतुब मीनार में लगे गए लोहे स्तंभ, वो ऐसा उदाहरण है कि वो लोहा स्तंभ जो बनाए गए थे कि आज भी उनके जंग नहीं लग रही है। तो इसकी विशेषता यह है कि हमारे भारत में पहले से ही लोहा इस्पात उद्योग खुल चुके थे। क्योंकि हमने लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आपने जाना होगा कि लोहा इस्पात उद्योग का कच्चा यश क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था लोहा यश। तो याद कीजिए, आपको याद है तो लोहा यश कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट और लेटेराइट। दौरान करने में यह आपको सुविधा रहती है। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे, देखिए कि ये लोहा व्यापक रूप हमारा उपयोग होता था प्राचीन काल में। लोहा तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन का बड़ा परिवर्तन कर दिया है। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। जैसे ही लोहा उद्योग विकसित हुए तो अब स्थायी तो जीवन
लोहे की वस्तुएं बनाए जाने लगे, लोहे के रहने के लिए उनकी सुविधाएं प्रदान की जाने लगी, जिसमें देखिए कृषि उद्योग भी, व्यापार वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया था तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व यानी 57 ईस्वी में बताया गया है कि 57 ईस्वी में ईसा का जन्म हुआ था। तो उससे पहले की बात कर रहे हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। जो लोग जंगलों में रहते थे अब धीरे धीरे वो समूह में रहने लगे। तो जो छोटे छोटे जनपद थे अब वो धीरे धीरे महाजनपद का रूप लेने लग गए, वहां पर शासन होने लग गया। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की महात्मा ईसा का जन्म हुआ, उससे पहले यहाँ भारत में संपूर्ण सत्ता किसी के हाथ में नहीं थी। छोटे छोटे क्षेत्रों पर राजा शासन करते थे। तो यहाँ कहा गया है कि उत्तर भारत में, कि भारत के उत्तरी भाग में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था, यानी संपूर्ण क्षेत्र का कोई भी अकेला राजा नहीं था। छोटे छोटे क्षेत्रों में ही राजा शासन करते थे। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। अलग अलग स्वतंत्र राजा शासन करते थे। ये राज्य उत्तरवैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। कहते हैं कि यहाँ के जो राजा शासन करते थे उनकी शासन व्यवस्था बहुत सुदृढ़ और मजबूत थी। जिसमें देखिए हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, जो 6ठी शताब्दी से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व यानी 600 से 325 ईसा पूर्व यानी 57 ईस्वी से पहले की बात कर रहे हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई है, जिन्हें महाजनपदों की संख्या दी गई है। कि अलग अलग क्षेत्रों में जो स्वतंत्र राज्य बने और उन पर राजा शासन करने लगे, तो हमारे धीरे धीरे महाजनपदों का नाम विकसित होने लग गया। कहते हैं कि उस समय बौद्ध धर्म के प्रचारक प्रसारक और महान ग्रंथ जिसको कहा गया है अगुत्तर निकाय, तो अगुत्तर निकाय में हम 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हासिल की है। तो महान बौद्ध भिक्षुओं ने, महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने प्रमुख ग्रंथ लिखा जिसको कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ। अगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। कि बौद्ध ग्रंथ का प्रमुख जो बताया गया है धर्म बौद्ध धर्म, उसमें एक ग्रंथ था अगुत्तर निकाय। तो उससे हमें इतिहास से पता लगता है कि उस समय 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां जो बनाई गई, जैसे पहला काशी महाजनपद था, उसकी राजधानी वाराणसी बनी। फिर कुरु महाजनपद बना, उसकी इंद्रप्रस्थ थी। अंग की चंपा थी। मगध की राजगृह थी। और वजी की विदेह और मिथिला के नाम से भी जाना जाता था। मलय जनपद जो महाजनपद था उसमें कुशावती यानी कुशीनारा नाम का राजधानी बनाई। चेदी महाजनपद की शक्तिमती बनाई। वत्स की कौशाम्बी बनाई। और कौशल महाजनपद वालों ने अयोध्या के नाम से जाना जाता है, उन्होंने राजधानी अयोध्या बनाई। अब देखिए पांचाल, ये जो महाजनपद है ये उत्तरी पांचाल की राजधानी के नाम अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। इसी तरह से मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर बनाई। और सूरसेन महाजनपद की थी मथुरा। और अशक महाजनपद की थी पोतन या पाटेली। इसी तरह से अवंती महाजनपद था, उसकी राजधानी बनाई गई उत्तरी अवंती की राजधानी तो उज्जैनी थी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिषमती थी। इस प्रकार अगला महाजनपद था गंधार, और गंधार की राजधानी रखी गई थी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी राजपुर या हटक रखी गई थी। तो देखिए इन महाजनपदों में राजा शासन करते थे और उनकी राजधानियां बनाई गई। किंतु जो ये शासन व्यवस्था थी ये दो प्रकार की थी। किसी महाजनपद में गणतंत्रात्मक थी, यानी कि लोग राजा चुनते थे। और किसी में राजतंत्रात्मक की थी कि जिसमें राजा शासन करता था
और कईयों में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे, जिसमें जनता ही एक तरह से चुनाव करती थी और वो शासन करते थे। तो यहाँ बताया गया, देखिए, इन 16 महाजनपदों में जो अगुत्तर निकाय महान ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उससे हमें इतिहास में पता लगता है कि यहाँ 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे। उन दोनों प्रकारों में देखिए, कहीं राजतंत्र था तो कहीं गणतंत्र था। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन था, और कहीं गणतंत्र था, यानी कि लोगों के द्वारा शासन किया जाता था, जिसको हम कहते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। तो इन 16 में से बताया गया है कौशल, वत्स, अवंती और मगध, इनमें बहुत बड़े शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और वो राजा शासन करते थे, इसको कहा गया है राजतंत्र। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनके प्रमुख थे कपिलवस्तु के साथी, संसुमारीगिरी के भाग और अलकंप के बूली, केशपूत के काला और रामगढ़ के कोली, कुशीनारा के मल थे और पावा के मल, पीलीपन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, ये भी उस समय विकसित थे, जो छोटे मोटे जनपद के नाम से जाना जाता था। तो इन 16 महाजनपदों में कुछ में राजा का शासन था और कुछ में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे। इस प्रकार इसमें विस्तार से हमने पढ़ा है 16 महाजनपदों के बारे में। अब देखिए, ये तो थी भारत के इतिहास की बात। अब प्रमुख अगला नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख जनपद। ये तो राजस्थान के बारे में ये बताया जा रहा है कि उस समय राजस्थान में कौन कौन से जनपद के नाम से जाना जाता था और उन जनपदों में कौन शासन करते थे, किन लोगों के द्वारा शासन किया जाता था और इतिहास में उनको हम किस तरह से जानते थे। इस प्रकार इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।